आकार इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे किसी स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होता है और उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं। ठीक, कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, मतलब उसका संकुचन और स्पीडन अगर हिंदी में बोले तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी स्टोर होगा स्प्रिंग में। उसी को आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलता है उसको हम लोग देखेंगे आज। चलिए, तो यहाँ पे एक हम स्प्रिंग बनाते हैं। पहले ये मेरा स्प्रिंग हो गया एक, और इससे हम क्या किए, एक मास को कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे मास यहाँ पे रख दिए हैं। अभी ये रेस्ट में है, मतलब मेरा अभी अगर इसको ले लें x बराबर अभी 0 पे है, मतलब ये अभी रेस्ट में है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करके देखेंगे इसकी मतलब क्या हो रहा है। ठीक, मान लीजिए इतना हम क्या कर दिए, इसको स्ट्रेच कर दिए। ठीक है, तो अगर हम इसको ले लें कि मेरा x क्या हो गया है, स्ट्रेच हो गया है। अब स्ट्रेच कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेच कैसे होगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी तो होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई खींच रहा होगा तभी तो ये यहाँ पे स्ट्रेच होगा, बिना खींचे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एक लगेगा यहाँ पे, मतलब कोई बाह्य फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक, तो हम न्यूटन के क्या तृतीय गति के नियम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं कि जितना मेरा एक्शन होता है उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा, उतना ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर एक एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं तो इधर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग में, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, एफएस ले लेते हैं। जो स्प्रिंग में क्या स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, इधर हम इसको खींच रहे हैं तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि हम सिर्फ खींच रहे हैं, उधर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, उधर से भी एक अपोजिट फोर्स लगेगा, तभी हमको उतना बल लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए। अगर वो आराम से खींच जाता तो हम मतलब कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, आराम से खींचा जाता। तो हमको बल लग रहा है खींचने में, इसका मतलब उधर से भी कोई खींच रहा होगा। ठीक है, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है स्प्रिंग में। तो वही न्यूटन का ये थर्ड लॉ बोलता है कि हम जितना एक्शन किसी वस्तु पे करेंगे उधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा। बस मतलब अंतर यही होगा कि बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल होगा मेरा वो माइनस एफ एस के बराबर होगा। ठीक है, कि जो हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो इसके क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्योंकि देखो स्प्रिंग क्या लग रहा है यहाँ पे, निगेटिव में लग रहा है, और एफ एक्सटर्नल क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए, अब देखते हैं। ये तो हो गया मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ एस, क्योंकि जितना हम एफ एक्सटर्नल लगाएंगे उतना ही अपोजिट में क्या होगा, एक स्प्रिंग में फोर्स मेरा जनरेट होगा। बस अंतर इतना ही होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन डेवलप होता है किसी भी सब्जेक्ट पर। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उधर से भी एक अपोजिट फोर्स आएगा। तो अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखिए अब एफ एक्सटर्नल किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्सटर्नल जो है मेरा, एफ एक्सटर्नल है, ये किसके, अगर हम यहाँ पे देखें कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ये खिंचा रहा है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है। तो जितना हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ये ज्यादा मतलब यहाँ पे स्ट्रेच होगा, एक्स बढ़ेगा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्स में आएगा, कम स्ट्रेच होगा। तो ये किसके डायरेक्ट, ये एक प्रोपोर्शनल है एक्स के। यहाँ पे देखिएगा एफ एक्सटर्नल हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मेरा एक्स क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। जितना हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना स्प्रिंग में क्या होगा, खिंचाव होगा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम खिंचाव होगा। तो मेरा जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एफ एक्सटर्नल यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट एक्स, ठीक। अब हम एक्स के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एफ एक्सटर्नल बराबर के एक्स, ये मेरा हो गया फोर्स। फोर्स हम एक्स बाय जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है, बस यहाँ पे जो समानुपाती है उसके जगह पर क्या लगा दिए, एक हम कांस्टेंट लगा दिए, ठीक। इसको हटाने के लिए तुम्हारा एफ एक्सटर्नल कितना आ गया, के एक्स आ गया, ठीक। अब जो एफ एक्सटर्नल आ गया तो मेरा एफ एस भी आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है ये किसके बराबर है, माइनस एफ एस के, ठीक। तो मेरा एफ एस बराबर माइनस एफ एक्सटर्नल, ठीक। यहां तक क्लियर है। तो एफ एक्सटर्नल कितना है, के एक्स है, तो के एक्स यहां रख देंगे हम लोग, माइनस के एक्स हो जाएगा एफ एस, ठीक। तो जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स जो हो रहा है ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या हो गया मेरा, निगेटिव में होगा। क्योंकि निगेटिव में क्यों होगा, हम इधर खींच रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में जस्ट ऑपोजिट लग रहा है। और हमको वर्क बराबर यहाँ पे पता है, वर्क बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे अगर वर्क अभी तो हम वर्क के बाद में देखेंगे, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि फोर्स निगेटिव क्यों हो रहा है। क्योंकि फोर्स निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी पिछले में बताया था, पिछले यहाँ पे जो लिखे थे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन होता है कि किसी वस्तु पर अगर यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलो यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये जो मेरा आया था एफ एक्सटर्नल बराबर के एक्स आ गया था मेरा। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, समानुपाती हटाकर क्या लिख दिया है, के लिख दिया है, ठीक। ये कांस्टेंट आ गया मेरा। अब हम पहले बता चुके हैं कि जो एफ एक्सटर्नल होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस एफ एस के। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि हर एक एक्शन से क्या होता है, एक रिएक्शन डेवलप होता है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इसीलिए जब एफ एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं बाहर से, तो एक स्प्रिंग में क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है निगेटिव की तरफ, ठीक। इसीलिए मेरा क्या होगा, एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ एस। ये स्प्रिंग का, इसलिए हम यहाँ पे एस लिख दिए हैं कि ये स्प्रिंग से कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, स्प्रिंग में एक निगेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक। और ये एफ एक्सटर्नल है, इसका मतलब बाह्य फोर्स है, ठीक। अब हम क्या किए हैं, अब एफ एस को इधर लाए हैं, ठीक, और एफ एक्सटर्नल को इधर लाए हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये एफ एक्सटर्नल है मेरा और बराबर माइनस एफ एस है। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस इंटू माइनस एफ एस, ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, अगर मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या हो गया, एफ एस बराबर ये हो गया क्या, माइनस एफ एक्सटर्नल। तो जो मेरा एफ एस होगा वो एफ मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। अगर इसके हिसाब से इसको निकाला है तो देखो ये एफ एस इधर लग रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट है। अगर इसको रेफरेंस मानकर हम निकाल रहे हैं तो इसका अपोजिट ये है, तो बस वही है, एफ एस बराबर माइनस एफ एक्सटर्नल या एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ एस, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखेंगे। अब हम क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल बराबर के एक्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये मेरा एक्स का ग्राफ है और ये मेरा होगा फोर्स का एफ एक्सटर्नल। अगर आप इसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल वेरिएबल है, के मेरा बस कांस्टेंट है। तो ये देखिए, ये मैथ में हम लोग पढ़े हैं y बराबर
mx एक हम पढ़ते हैं, एक इक्वेशन पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मेरा m जो होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप होता है, और स्लोप होता है तो m बराबर यहाँ क्या होता है, y बट्टा x होता है, ठीक, y बट्टा x होता है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x बराबर हम लोग पहले 0 रखते हैं, ठीक, x बराबर पहले क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया मेरा, अगर x बराबर हम 0 रखते हैं, x बराबर इफ x बराबर 0 देन y बराबर भी 0 होगा। अगर x यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर 0 होगा। तो मेरा पहला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, मेरा पहला पॉइंट यहाँ मिल रहा है, मतलब जो ग्राफ मेरा होगा यहाँ से स्टार्ट होगा कि नहीं। अगर x बराबर हम 0 रखें, देखो इसी फॉर्म में y बराबर mx के फॉर्म में ये भी है f(x) बराबर kx, ठीक। तो अगर यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे हम तो y बराबर भी 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेगा तो इसको 0 कर देगा। तो मेरा पहला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ओरिजिन पे मिल रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक। तो पहला पॉइंट मेरा मिल रहा है ओरिजिन पे। अगर x बराबर हम 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर मेरा क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, मेरा m मिलेगा। मतलब x बराबर 1 तो इसमें होगा कुछ, इस एक्सिस में कहीं होगा 1 होगा, और इसको y ले लेते हैं कुछ, ठीक। तो मेरा x बराबर 1 इस एक्सिस में होगा, और y बराबर m जो स्लोप होगा वो इस एक्सिस में होगा। तो मान लो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा मेरा पॉइंट एक, दूसरा पॉइंट, ठीक। अगर इसी तरह अगर x बराबर 2 ले लेते हैं हम, तो मेरा y बराबर 2m, तो ये भी कहीं x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो कहीं इधर पॉइंट मिल जाएगा मेरा। तो ऐसे ही करके हम क्या कर देंगे, अगर बहुत सारा पॉइंट ले लेंगे तो मेरा देखो ये ग्राफ बन रहा है, सब पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, हमको मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर सब पॉइंट को मिला दे हम तो मेरा एक ऐसे ग्राफ बनता है y बराबर mx का। अब इस स्लोप पे डिपेंड करेगा कि कितना इसका इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है। ये स्लोप पे डिपेंड करेगा, जो m है इस पे डिपेंड करेगा कि इसका इंक्लाइनेशन कितना है, x एक्सिस से इसका मतलब कितना झुकाव है, ठीक। तो अब ये कैसे निकालते हैं कि कितना झुकाव है, वो डिपेंड करेगा किस पे, m पे। m बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे m निकाला तो y बाई x हो गया। तो अगर इसको हम लोग tan थीटा ही बोलते हैं। अब स्लोप को हम लोग पढ़े हैं मैथ में, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा, और इसी को हम लोग m बोलते हैं, ठीक। तो अब आप लोग बताइए कि tan थीटा का मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है। अगर tan 0 का हम मान निकाले तो क्या होगा, tan 0 का मान 0 होगा कि नहीं, tan 0 का मान 0 होगा। रुकता तो मैं अभी क्या बोले थे हम, जो इसका झुकाव होगा किस पे डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा। मेरा जो झुकाव है किस पे डिपेंड करेगा, m पे डिपेंड करेगा। अब हम स्लोप को tan थीटा भी बोलते हैं, मैथ में हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा बराबर स्लोप भी होता है। तो tan थीटा बराबर स्लोप कैसे होता है, ये y बटा x भी होता है tan थीटा बराबर। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक, ये ले ले चाहे ये ले ले, अगर इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं दोनों x एक्सिस y एक्सिस में, तो ये मेरा जो थीटा होता है, यही जो थीटा होता है ना, कितना झुकाव है। अगर ये कम हो जाएगा तो ये कम झुकाव होगा, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा झुकाव हो जाएगा, मतलब स्लोप ज्यादा हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये और ये क्या होगा, ये इस अगर इस कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ x इसको मान लेते हैं, अगर x और y को, ठीक। तो मेरा x एक्सिस में क्या है, x डिस्टेंस पे है, और y एक्सिस में मेरा y डिस्टेंस पे है। इसका मतलब अगर tan थीटा निकाले हैं तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, ये डिस्टेंस के बराबर होगा, इसका मतलब ये भी y होगा। तो मेरा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर y बटा x, लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा y बटा x हो गया, ठीक, y बटा x हो गया। तो यही तो स्लोप होता है ना यहाँ पे, y बटा x। अगर इसको हम लोग अगर और क्लियर कर दे इसको, m बराबर क्या हो गया मेरा, y बटा x हो गया कि नहीं। तो यही तो आ रहा है tan बराबर y बटा x। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि m बराबर tan थीटा भी होता है, क्योंकि देखो y बराबर y बाई x हो गया और tan थीटा बराबर
y/x हो गया। यहाँ पे m बराबर y/x और tan थीटा बराबर y/x, इसका मतलब क्या है, m बराबर tan थीटा है, इसका मतलब स्लोप बराबर tan थीटा, तो m बराबर y/x, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब अगर tan थीटा का वैल्यू 0 होगा, थीटा का मान 0 होगा, इसका मतलब क्या है, ये मतलब कोई झुकाव नहीं है, बस ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि झुकाव किस पे डिपेंड करेगा, इस स्लोप पे डिपेंड करेगा कि इसका झुकाव कितना है। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे झुकाव क्या होगा, इसका बढ़ेगा, ठीक। तो यही डिपेंड करता है m पे। तो देखो ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में है, f एक्सटर्नल यहाँ पे अगर y मान ले हम, k बराबर m मान ले और x बराबर x तो है ही, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो अब हम, मेरा मेन मुद्दा वही था, यहाँ पहुंचना था, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना था, इसीलिए हमको ये सब लेकर चलना पड़ा, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और अपने जो मेन जो मेरा मुद्दा है उस पे चलते हैं हम लोग। ये बस समझाने के लिए था और कुछ नहीं, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। चलिए इसको अच्छे से बना दें, चलो। तो ये मेरा क्या हो गया, तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, x क्या है मतलब जितना मेरा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक, और मेरा ये f एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, मतलब कितना मेरा बार वाला फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बाह्य बल बोलते हैं, ठीक। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो मेरा अगर कैसे बनेगा, अगर मान लेते हैं कुछ x मेरा क्या हुआ है, इलोंगेट हुआ है, x मेरा क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, मतलब ये तो x एक्सिस हो गया ना, एक्सिस हो गया। अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक मेरा x क्या हुआ है, x क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, तो इस पॉइंट पे मेरा जो फोर्स होगा, इस पॉइंट पे जो मेरा फोर्स होगा क्या होगा, अभी हम जस्ट निकाले हैं, इतना x जब स्ट्रेच होगा तो कितना फोर्स होगा, F एक्सटर्नल क्या होगा मेरा, kx, अभी तो निकला है ना ये। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा F एक्सटर्नल होगा, किसके बराबर होगा, kx के बराबर होगा, क्योंकि मेरा x क्या हुआ है, इतना स्ट्रेच हुआ है, इस x पे ले रहे हैं हम लोग। अगर इसको और हम बढ़ा देते तो ये और ग्राफ नहीं यहाँ जाता, तो उतना ही। अगर इसको हम लोग x हुआ है, ठीक, अगर इसको हम लोग और छोटा ले लेते हैं, इसको अगर यहाँ पे अगर x है तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो इसको y ले लेते हैं, ठीक, y इलोंगेट हुआ है, y स्ट्रेच हुआ है, तो इस पॉइंट पे मेरा देखते हैं कि f एक्सटर्नल क्या होगा, यहाँ पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब f एक्सटर्नल मेरा क्या हो जाएगा, f एक्सटर्नल, सॉरी, f एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, ky हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा बस y ही क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, मतलब y इसमें क्या हुआ है, संपीड़न हुआ है, y स्ट्रेच की है, तो उतना ही फोर्स लगेगा। इसीलिए ये जो हम लिखवाए हैं कि F एक्सटर्नल किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, जितना x हम खींचेंगे उतना ही मेरा फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक। तो ये क्लियर है, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग इसी ग्राफ को लेकर चलते हैं, इसी ग्राफ को लेकर चलते हैं, ये वाला हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, x मेरा यहाँ है, तो ये ग्राफ है, ठीक। चलिए ये मेरा एक ग्राफ बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो उस ग्राफ को बाद में देखेंगे, ये मेरा आ गया है, इसका ग्राफ बन गया, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ ये है, बस वही y बराबर mx पे है और कुछ नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ तक वो स्ट्रेच किए हैं, तो मेरा अब फोर्स जब लग गया है और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो कुछ वर्क भी हुआ होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स एक वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी एक वेक्टर है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक। तो यहाँ पे F एक्सटर्नल क्या है, अब इसको हम लोग करते हैं Fs cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का ये होता है Fs cos थीटा, और ये F जो वेक्टर है इसका ये मैग्नीट्यूड होता है और S का भी एक मैग्नीट्यूड होता है, तो Fs cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या हो रहा है, क्योंकि थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है, फोर्स जो होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो फोर्स एक्सटर्नल से इस डायरेक्शन में है, जो बाह्य फोर्स लग रहा है इसी दिशा में लग रहा है,
इस दिशा में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मेरा केवल क्या हो जाएगा, एफएस होगा, केवल एफएस होगा, वर्क बराबर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वर्क निकाले, कितना वर्क हुआ, बाह्य फोर्स द्वारा, बाह्य फोर्स द्वारा हम बोल रहे हैं, बाह्य फोर्स द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो एफ एक्सटर्नल इंटू एक्स। ठीक, इतना हुआ। अब देखो, तो यहां तक हम देख चुके हैं W बराबर एफ एस। ठीक, अब चलो हम अब इसको निकालेंगे कि मेरा टोटल वर्क डन कितना हुआ। ये तो जस्ट हम समझाने के लिए बोले कि ये होता है वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल दोनों के बीच 0 है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसका यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, स्प्रिंग का वर्क डन कितना हुआ, तो स्प्रिंग का वर्क डन, अब मान लो एक स्मॉल हम लोग लेते हैं यहाँ पे dx, स्मॉल dx का वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। स्मॉल dx क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते हैं, कोई मतलब वो dx है मतलब बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, बस छोटा सा हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, छोटा सा dx पार्ट, dx क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच कर रहा है। फोर्स तो उतना ही लगेगा इसमें भी। हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है मेरा, यहां से जब x मेरा 0 था और x 0 से गया है x तक, तो हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है मेरा, फोर्स बराबर लग रहा है। तो इस dx पार्ट में भी क्या लगेगा, फोर्स बराबर होगा। तो dx पार्ट में अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो मेरा वही स्मॉल वर्क डन होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा मेरा, F एक्सटर्नल इंटू dx, यही ना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस स्मॉल पार्ट के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब पूरा का निकालना है कि इतना वर्क करने में हमको कितना मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ा। तो वो कैसे निकालेंगे, हमको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक करेंगे, 0 से x तक करेंगे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था, तो x बराबर 0 था। तो x बराबर 0 के बाद हम कहां जाएंगे, x तक जाएंगे, 0 से x तक जाएंगे। तो 0 से अगर x तक जाएंगे, 0 से x तक जाएंगे, तो मेरा टोटल क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक, तो अगर dw स्मॉल पार्ट के लिए है, तो टोटल के लिए अगर क्या हो जाएगा, ये टोटल के लिए मेरा टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक, बराबर F एक्सटर्नल क्या था मेरा, F एक्सटर्नल बराबर, F एक्सटर्नल बराबर kx था, पहले ही हम करा चुके हैं, और F एक्सटर्नल जो kx था, तो kx इंटू dx। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, k तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, k बाहर निकल गया। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से 0 से x तक गया है मेरा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, kx बाई 2। ये मेरा टोटल वर्क डन हुआ। ठीक, अब ये जो वर्क डन होता है, चलो ये तो हो गया मेरा वर्क डन बराबर इतना हो गया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या जानते हैं कि जितना हम वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो एनर्जी में जो चेंज हुआ, कितना एनर्जी चेंज हुआ उतना ही वर्क डन होता है। ठीक है, मतलब हम जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी क्या होगा, उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा किसी वस्तु में। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है, सिंपल सी बात है, जितना हमारे पास एनर्जी होगा उतना ही वर्क करेंगे। ठीक, अच्छा जिस वस्तु में हम जितना वर्क कर रहे हैं, तो मेरा जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही होता है ये पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो पहले मेरा वीडियो में इसको पढ़ लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम जाके पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा जो वर्क डन हुआ है यही क्या होगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, मतलब स्प्रिंग में जाकर इतना एनर्जी क्या हो जाएगा, मेरा स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, मतलब यू से डिनोट करते हैं हम लोग। यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इतना एनर्जी जो है इस स्प्रिंग में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक, यहां से क्लियर है कि नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर चलो लिख देते हैं यहाँ पे,
अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा, जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी होगा, चेंज इन एनर्जी होगा। तो क्या हुआ, जो वर्क डन है मेरा वही क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में जाके स्टोर हो जाएगा। जितना हम वर्क किए हैं उतना ही एनर्जी क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। तो क्या हो गया मेरा, हाफ के स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा जो होता है यही एनर्जी क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। जितना हम वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। तो यही होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक एनर्जी में कितना, एक स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो, अब अगर इस ग्राफ से हम निकालना चाहें, इस ग्राफ से, ये तो हो गया मतलब वो एनालिटिकल प्रोसेस से ये हो गया मेरा, ठीक। अगर हम इस ग्राफ से निकालें इसको तो ग्राफ से भी निकल जाएगा। अगर इसका हम लोग एरिया निकाल देते हैं, ये जो मेरा ट्रेन जो ग्राफ बन रहा है, अगर इसका हम एरिया निकालें, ये जो मान लीजिए ग्राफ मेरा है ओ ए बी, ठीक। अगर इस ट्रायंगल ओ ए बी का अगर हम एरिया निकाल दें, इसका एरिया का निकाल दें तो भी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वर्क निकल जाएगा। इस क्या होता है ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो मेरा बेस क्या है, मेरा एक्स क्या हुआ है, एक्स हम लोग स्ट्रेच किए हैं, तो यहाँ बेस क्या हो गया मेरा, एक्स हो गया। बेस क्या हो गया मेरा, एक्स हो गया। अब हाइट कितना गया, ये जो हाइट है कितना फोर्स एफ एक्सटर्नल लग रहा है, के एक्स लग रहा है, ठीक। हम पहले निकाल चुके हैं जो एफ एक्सटर्नल का ये जो एक्सिस है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर के एक्स कब होगा, जब मेरा एक्स स्ट्रेच होगा। अगर यहीं पे वाई स्ट्रेच हुआ होगा तो के वाई होता है यहाँ पे, ठीक। तो मेरा जो वाई एक्सिस है क्या है, मेरा हाइट कितना है, एफ एक्सटर्नल गया है, और एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, के एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के एक्स लिख देंगे, ठीक। तो मेरा जो वर्क होगा, ये वर्क होगा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू, इसको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर सिंपल इसको लिख दे, यहाँ पे लिख दे वर्क बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो तो उतना ही आ गया, इतना ही आ गया कि नहीं, ग्राफ से भी आ गया और ऐसे भी आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर से, ठीक। तो किसी भी स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा, उतना ही हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें, उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितना हम ज्यादा काम करेंगे, जितना वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा। अब हम लोग इसमें और भी बहुत चीज है, इसको हम स्ट्रेच किए हैं, अब इसको कंप्रेस करके देखेंगे कितना हो रहा है, सेम होता है। कंप्रेस करेंगे तो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि हमको क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में होगा, तो मेरा जो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो इसमें अपोजिट एक होता है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल हम इसको कंप्रेस करेंगे तो जो मेरा एफ एच होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाना चाहेगा, इधर लगाना चाहेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर अपोज करती है तो वही थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो वो भी उधर से प्रेस कर रहा होगा, ठीक। तो यही होता है। अगर इसको हम कंप्रेस करें, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मेरा ये है, अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ एस, ठीक। तो बस जब एफ एक्सटर्नल जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ इसमें क्या होगा, एक्स मतलब क्या होगा, एक्स कंप्रेस होगा, बस वही प्रोसीजर कर देना है तो वो इतना ही आ जाएगा, ठीक। इतना ही एनर्जी क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। अगर ऐसे भी करेंगे तो अगर सेम प्रोसीजर से जाएंगे, सेम प्रोसीजर से, तो मेरा इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके और आगे और भी डिटेल देखेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद, और जितना से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।